लास्ट लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रल को डिफाइन किया था और रेक्टेंगुलर रीजन्स के लिए डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने का तरीका सीखा था और ये सीखा था कि डबल इंटीग्रल हमें वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने में कैसे हेल्प करता है। आज हम डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना सीखेंगे नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स के लिए। जिस रीजन R के ऊपर हमने डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है, जो R हमारी डोमेन का सबसेट है, अगर वो रेक्टेंगल नहीं है तो कैसे डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने फ्रोबेनियस थ्योरम सीखा था रेक्टेंगुलर रीजन के लिए, उसी फ्रोबेनियस थ्योरम को सीखने लगे हैं केस 2 में। क्या केस है? पहली बात, जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ओवर द रीजन R, और जो रीजन R है वो डिफाइन हुआ है हमारे पास y की वैल्यूज़ c से लेकर d तक और x की वैल्यूज़ h1 ऑफ y से h2 ऑफ y के दरमियान, जहाँ पर h1 ऑफ y और h2 ऑफ y जो है वो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं c और d के दरमियान y की तमाम वैल्यूज़ के लिए। ये रीजन किस तरह का है हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये आपके सामने जो शेडेड रीजन है ये हमारा इस वक्त रीजन है। इसमें y की वैल्यूज़ c से लेकर d तक हैं। y की वैल्यूज़ लोअर साइड पे भी और अपर साइड पे भी कांस्टेंट हैं, जबकि x की वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे एक कर्व है h1 ऑफ y और राइट साइड पे एक कर्व है h2 ऑफ y। इन दो कर्व्स के दरमियान है x की वैल्यूज़। y की मिनिमम वैल्यू हमेशा c है, y की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा d है। इस रीजन में x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा मिनिमम है, यहाँ पर कम मिनिमम है। x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कम मैक्सिमम है, यहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम है। x की वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल हैं। x की वैल्यूज़ h1 ऑफ y से h2 ऑफ y के दरमियान है। अगर शेड रीजन हमारा इस तरह का हो, ये रीजन कोई रेक्टेंगुलर रीजन नहीं है। ऐसी सूरत में डबल इंटीग्रल जो हम सॉल्व करते हैं f ऑफ x y dA ओवर द रीजन R, हम इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे dx और dy के ऑर्डर में। x की वेरिएबल लिमिट्स हैं, पहले वेरिएबल लिमिट्स वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, और y की कांस्टेंट लिमिट्स हैं, बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। और x की जो लिमिट्स हैं हमारे पास, x की लेफ्ट लिमिट x की मिनिमम वैल्यू h1 ऑफ y से मिलती है और x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो h2 ऑफ y से मिलती है, वो अपर लिमिट हो गई। x की लिमिट्स वेरिएबल हैं, चेंज हो रही हैं, पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। जब भी आपको डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट करना हो ऐसे रीजन R के लिए जिसकी y की लिमिट्स कांस्टेंट हों और x की लिमिट्स वेरिएबल हों, तो आप उसकी डबल इंटीग्रेशन करने के लिए ओवर द रीजन R पहले इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट से और बाद में इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट से। x की लोअर लिमिट h1 ऑफ y, x की मिनिमम वैल्यू जिस कर्व के लॉन्ग आ रही है, और x की मैक्सिमम वैल्यू जिस कर्व के लॉन्ग इस रीजन में है वो h2 ऑफ y अपर लिमिट। और x के रिस्पेक्ट से जब आप इंटीग्रेशन करेंगे y को कांस्टेंट लेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाद में y के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप इस डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर सकेंगे। अगर हमें रीजन दिया हुआ हो, रीजन का स्केच मौजूद हो या कर्व्स दी गई हों जो रीजन को बाउंड कर रही हों, रीजन बना लेने के बाद हम लिमिट्स जो हैं वो खुद से कैसे लिखा करते हैं वो सीखने लगे हैं। हम जो नई बात सीखने लगे हैं वो डिटरमिन करना सीखने लगे हैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स। जब रीजन रेक्टेंगुलर होता है इंटीग्रेशन की लिमिट्स बहुत आसान बात होती है। हमने लास्ट टाइम सीखा था आप इंटीग्रेशन पहले x और बाद में y के रिस्पेक्ट से कर लें या पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से कर लें, एक ही जैसी बात है। लेकिन अगर रीजन हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है तो फिर लिमिट्स कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने फ्रोबेनियस थ्योरम का सेकंड केस सीखा है उसके अकॉर्डिंगली हम रीजन के स्केच की मदद से लिमिट्स कैसे मालूम करेंगे। अगर फर्ज करें ये हमें रीजन दिया हुआ है, इस रीजन की लिमिट्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं।
कि लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, x के रिस्पेक्ट से क्या होगी, y के रिस्पेक्ट से क्या होगी। एक बात सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि y की लिमिट्स कांस्टेंट हैं, y की अपर लिमिट हमेशा कांस्टेंट है, y की लोअर लिमिट हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए y के रिस्पेक्ट से बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हमने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। अगर हमने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो ये है कि ड्रा करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन L। कहाँ पर ड्रा करेंगे, यहाँ ड्रा करेंगे, यहाँ ड्रा करेंगे, यहाँ ड्रा करेंगे, कहाँ ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे कि वो रीजन R में से पास करे। ये हमारे पास इस वक्त रीजन R है, आपने एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है जो रीजन R में से पास करे और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ y के लिए। फर्ज करें मैंने y की इस वैल्यू के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस रीजन R में से पास कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब इस रीजन R में से पास कर रही है तो ये इस रीजन की बाउंड्री को दो जगह कट कर रही है। लाइन L क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ R ट्वाइस, एक इस साइड पर इस बाउंड्री को क्रॉस कर रही है और ये लाइन जो L हमने ड्रा की है इस रीजन को इस साइड पर इस बाउंड्री को कट कर रही है। ये लाइन इस रीजन R की दो बाउंड्रीज को कट कर रही है। इन्हीं दो बाउंड्री में से एक हमारे पास इंटीग्रल की लोअर लिमिट होगी और दूसरी इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी। कैसे डिसाइड करेंगे? फर्ज करें हमने f ऑफ एक्स वाई डी ए वैल्यूएट करना है। एक चीज़ हमने डिसाइड कर ली है कि पहले हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x की लिमिट्स क्या आएंगी वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उनको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस रीजन R को दो बाउंड्रीज पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखें कि ये जो लाइन L है ये इस रीजन को लेफ्ट साइड पर किस कर्व के लॉन्ग इंटरसेक्ट करती है। इफ लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इस रीजन का इस कर्व के ऊपर है। इस कर्व की इक्वेशन अगर x इक्वल टू h1y है तो यही हमारी लोअर लिमिट होगी। लाइन जो हमने ड्रा की है वो इस रीजन को लेफ्ट मोस्ट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट जिस कर्व पर है वही वाली कर्व की इक्वेशन हमारी इसकी लोअर लिमिट होगी। अगर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है x इक्वल टू h1y पर तो h1y को आप इसकी लोअर लिमिट ले लेंगे। और ये लाइन राइट मोस्ट इस रीजन को जिस पॉइंट पर कट कर रही है वो पॉइंट जिस कर्व पर है वो कर्व यहां पर हमारे पास x इक्वल टू h2 ऑफ y है। इफ राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L विद द रीजन R इज ऑन द कर्व x इक्वल टू h2y तो यही h2y जो है वो हमारी x के लिए अपर लिमिट हो जाएगी। h2 ऑफ y हमारे पास इसकी अपर लिमिट हो जाएगी इस इनर इंटीग्रल की। ये हमारे पास इनर इंटीग्रल है, ये आउटर इंटीग्रल है। इनर इंटीग्रल की लिमिट्स आपने देखा कैसे मालूम की है हमने। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है L, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इस तरह से ड्रा की है कि ये इस रीजन R को जरूर कट करे, रीजन से नीचे या ऊपर ना हो, रीजन R को इंटरसेक्ट करे, रीजन R को क्रॉस करे। ये लाइन रीजन R को लेफ्ट मोस्ट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो देखें कि वो किस कर्व पर मौजूद है। वो जिस कर्व पर मौजूद है अगर उसकी इक्वेशन x इक्वल टू h1y है तो वही इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट हो जाएगी। ये लाइन इस रीजन को राइट मोस्ट जिस पॉइंट पर कट कर रही है वो देखें वो इस रीजन की किस बाउंड्री पर है। वो अगर इस बाउंड्री पर है जिसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू h2y है तो h2y इसकी अपर लिमिट हो गई। इसके बाद हमने मालूम करनी है y की लिमिट्स। हमने अब इंटीग्रेशन करनी है बाद में y के रिस्पेक्ट से y की लिमिट्स। उसके लिए आपने करना क्या है? उसके लिए आपने करना यह है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को निचली साइड पर मूव करवाएं। क्या करें? मूव करें लाइन L को निचली साइड पर, डाउन साइड पर।
अगर आप इस लाइन एल को डाउन साइड पर मूव करेंगे तो ये एक खास नीचे आने के बाद इस रीजन से बाहर चली जाएगी। ये आखिरी मर्तबा इस रीजन में इस जगह पर पास करेगी, जिसके लिए y की वैल्यू हमारे पास c है। अगर हम इस लाइन को डाउन करें, नीचे करें और आखिरी दफा ये y = c वाली पोजीशन पर इस रीजन में मौजूद हो तो यही y = c जो है इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। अगर y = c इज द लोएस्ट पोजीशन वेयर L इंटरसेक्ट्स द रीजन R, तो C जो है वही हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। अब इस लाइन को अप साइड पर मूव करें, ऊपर मूव करेंगे, एक खास पोजीशन के बाद ये रीजन से बाहर चली जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट जहां पर ये रीजन R में है, ये लाइन L, उसमें y की वैल्यू d है और वही y की वैल्यू d हमारे पास अपर लिमिट हो जाएगी। अगर y = d इज द हाईएस्ट पोजीशन, कौन सी पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन वेयर L इंटरसेक्ट्स द रीजन R, तो यही वाली हाईएस्ट पोजीशन जो y की वैल्यू d है ये हमारे पास इस डबल इंटीग्रल की अपर लिमिट हो जाएगी। तो ये लिमिट्स मालूम करने का तरीका हमने सीखा है डबल इंटीग्रल के लिए। अगर हमारा रीजन रेक्टेंगुलर ना हो और इसकी y की लिमिट्स लोअर और अपर कांस्टेंट हो और x की लिमिट्स जो है वो वेरिएबल हों, तो हम ऐसे लिमिट्स मालूम किया करते हैं। इसको एक एग्जांपल में अप्लाई करके भी देखते हैं। एग्जांपल है कि हमने इस डबल इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है ओवर द ट्राइंगुलर रीजन R। जिस रीजन के लिए हमने एवेल्युएट करना है वो ट्राइंगुलर रीजन है, लेकिन किस तरह की ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल है जो इनक्लोज हो रही है इन तीन लाइंस से, y = -x+1 वाली लाइन, y = x+1 वाली लाइन और y = 3 वाली लाइन। सबसे पहले हम इस रीजन को स्केच करेंगे। जब भी हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स मालूम करनी होंगी तो हम सबसे पहले उस रीजन को स्केच करेंगे। अगर वो रेक्टेंगुलर नहीं है और अगर वो रेक्टेंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी लिमिट्स मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रीजन को स्केच करने लगे हैं। y = x+1 वाली लाइन ये है, y = -x+1 वाली लाइन ये है, y = 3 वाली लाइन ये है और ये शेडेड रीजन वो एनक्लोज रीजन है जिसके लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर द रीजन R और अभी हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी इंटीग्रेशन करने लगे हैं, पहले x के रिस्पेक्ट से और बाद में y के रिस्पेक्ट से। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, पहले हमने 2x - y² dx। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन जब हमने करनी है तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करनी है जो इस रीजन को क्रॉस कर रही हो। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है जो इस रीजन को क्रॉस कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस रीजन में कहीं भी ड्रा कर सकते हैं आप देखें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट साइड पर लेफ्ट मोस्ट इस रीजन को किस पॉइंट पर कट कर रही है, वो ये पॉइंट है। वो पॉइंट रीजन की इस बाउंड्री पर है। इस बाउंड्री की इक्वेशन y = -x+1 है। जब हम पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट जो कर्व होती है अगर उसकी इक्वेशन x = h1 शेप की हो तो वही हमारी x के लिए इसकी लोअर लिमिट होती है। इस कर्व की इक्वेशन हम x = h1 की शेप में लिखें, उसके लिए x को इधर ले आएँ और y को उधर ले जाएं तो x = 1 - y है। यही हमारे पास इस डबल इंटीग्रल में x के रिस्पेक्ट से लोअर लिमिट आ गई है। अब देखना ये है अपर लिमिट के लिए कि ये वाली लाइन इसकी बाउंड्री को राइट मोस्ट कौन से पॉइंट कट कर रही है। राइट मोस्ट ये लाइन L इस रीजन की बाउंड्री को इस पॉइंट पर कट कर रही है और ये पॉइंट इस कर्व पर मौजूद है।
इस कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, लेकिन हम इसकी इक्वेशन चाहते हैं x इज इक्वल टू h2 ऑफ y की फॉर्म में। इसके लिए 1 को उधर लेकर जाएं, अगर 1 को उधर लेकर जाएं तो x इज इक्वल टू y माइनस 1 जो है वो इसकी अपर लिमिट है। x के रिस्पेक्ट से हमने इसकी लिमिट्स देख ली हैं, अब हम इसकी लिमिट्स देखेंगे y के रिस्पेक्ट से। y के रिस्पेक्ट से इसकी लिमिट्स देखने के लिए पहले लोअर लिमिट देखना चाहते हैं, इस लाइन को नीचे डाउन साइड पर मूव करवाएंगे और देखेंगे कि y की किस लोएस्ट वैल्यू के लिए ये इस रीजन को कट कर रही है। ये आखिरी दफ़ा लोएस्ट वैल्यू y की 1 के लिए नीचे मूव करवाते हुए इसको रीजन को कट करेगी, तो y इज इक्वल टू 1 इसकी लोअर लिमिट हो गई y के रिस्पेक्ट से। y के रिस्पेक्ट से अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए इस लाइन को ऊपर वाली साइड पर मूव करवाएं। जब हम इस लाइन को ऊपर वाली साइड पर मूव करवाएंगे तो देखें y की किस हाईएस्ट वैल्यू के लिए ये इस रीजन को कट कर रही है। वो y की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, वही हमारे पास y की हाईएस्ट वैल्यू इसकी अपर लिमिट हो गई। ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट से पहले और y के रिस्पेक्ट से बाद में। क्या हम इसी की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से पहले और x के रिस्पेक्ट से बाद में कर सकते हैं? की जा सकती है। अगर हम पहले y के रिस्पेक्ट से और बाद में x के रिस्पेक्ट से करें तो कैसे किया करते हैं वो भी नेक्स्ट आर्टिकल में सीखेंगे। फिलहाल हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इंटीग्रेशन हम आसानी के साथ कर सकते हैं। 1 से 3 तो एज इट इज़ रहेगा, अभी हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट से फर्स्ट टर्म में 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2 हो गया, माइनस सेकेंड टर्म में y स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल x आ गया और x की लिमिट्स अपर लिमिट y माइनस 1 और लोअर लिमिट 1 माइनस y, और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है। तो y के रिस्पेक्ट से अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी लिमिट्स भी बाद में अप्लाई करेंगे। x के रिस्पेक्ट से जो इंटीग्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म में 2 कैंसिल हो गया, x की जगह लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर y माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस y स्क्वायर एज इट इज़, और x की जगह याद रहे इंटीग्रेशन हमने x के रिस्पेक्ट से की थी, x की जगह हमने ये y सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह हमने y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया, ये हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 माइनस y लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस y का स्क्वायर आ गया और यहाँ 1 माइनस y लिखने से माइनस y स्क्वायर इंटू 1 माइनस y। और अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे इसके बाद किसके रिस्पेक्ट से? y के रिस्पेक्ट से। वो इंटीग्रेशन अभी हम बाद में करते हैं, अंदर पहले ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये y माइनस 1 का स्क्वायर, ये वाला 1 माइनस y का स्क्वायर भी y माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये y माइनस 1 और y का स्क्वायर साथ में माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर इसको y माइनस 1 बना लें तो ये भी सेम रकम बन जाएगी, ये दो सेम रकमें हैं माइनस की, ऐड हो जाएंगी हमारे पास, और ये ऐड होने के बाद हमारे पास माइनस 2 y स्क्वायर और y माइनस 1। और इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है किसके रिस्पेक्ट से? y के रिस्पेक्ट से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2 को इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो y क्यूब हो गया, माइनस y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो y स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन हमने करनी है y के रिस्पेक्ट से, और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, माइनस 2 तो बाहर एज इट इज़, y क्यूब का इंटीग्रल हमारे पास 4/4 हो गया, माइनस y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब ओवर 3 हो गया। इसकी लिमिट्स इंटीग्रेशन की हमारे पास 1 से 3 हैं, यहाँ पर ये लिमिट्स अब राइट साइड पर लिख लेते हैं, इन लिमिट्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस 2 तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ
3 पुट किया, 3 की पावर 4 हमारे पास 81 हो जाएगा, 81/4 हो गया। यहाँ 3 पुट किया तो माइनस का 27/3 हो गया, और फिर माइनस लोअर लिमिट 1 पुट की तो 1/4 माइनस 1/3 हो गया। जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा ख्याल है सिंप्लीफाई करना कोई ऐसा मसला नहीं है, आप खुद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -68/3। तो हमने ये डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट किया है। किस तरतीब में एवेल्यूएट किया है? पहले x के रिस्पेक्ट से और बाद में y के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या इसी को पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से कर सकते हैं? अगर रीजन रेक्टेंगुलर हो तो हमने देखा था जब मर्जी आर्डर को तब्दील कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो हमारे पास रीजन है वो रेक्टेंगुलर ना हो, आर्डर चेंज करने के बाद लिमिट्स मालूम करना बाज़ बहुत मुश्किल हो जाती हैं। एक मेथड से एक तरतीब में आसान रहता है, दूसरी तरतीब में मुश्किल हो जाता है, बल्कि समटाइम्स एक तरतीब से सॉल्व करना मुमकिन होता है, दूसरी तरतीब से सॉल्व करना मुमकिन ही नहीं होता। अगर हमने किसी डबल इंटीग्रल को पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना हो तो किस तरह का रीजन होगा कि हम उसको ऐसा कर सकेंगे, उसके लिए पहले फ्रोबेनियस थ्योरम देखते हैं और फिर उसको अप्लाई करके भी देखते हैं। तो हम देखते ये हैं कि अगर आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम पहले y के रिस्पेक्ट से और बाद में x के रिस्पेक्ट से करें तो कब कर सकते हैं और उसको करने का क्या तरीका होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है फंक्शन f(x,y) कंटिन्यूस है रीजन R के ऊपर। जिस रीजन R के लिए हमने डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है उसमें x की वैल्यूज़ a से लेकर b तक हैं, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही हैं, g1 से लेकर g2 तक हैं, जहाँ पर g1 और g2 कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। रीजन की शेप कुछ इस तरह की है। ये रीजन है आपके सामने, ये रेक्टेंगुलर रीजन नहीं है। इसमें x की वैल्यूज़ a से b तक हैं। लोअर साइड पे इसके एक कर्व है y = g1x, अपर साइड पे भी इसके एक कर्व है y = g2x। इससे पहले जो हमने इंटीग्रेशन की थी उसमें लेफ़्ट साइड पे कर्व थी, राइट साइड पे कर्व थी, अपर और लोअर लिमिट्स कांस्टेंट थी, y = c से y = d तक। लेकिन लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यूज़ वेरी कर रही थी, x सम फंक्शन ऑफ y था, और राइट साइड पर भी x की वैल्यू वेरी कर रही थी, x = h2 था। इस वक्त हमारे पास लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यूज़ कांस्टेंट है, राइट साइड पर x की वैल्यू कांस्टेंट है, लोअर साइड पे y की वैल्यू वेरी कर रही है, y इज़ ए फंक्शन ऑफ g1x है, अपर साइड वाली जो बाउंड्री है वो वेरी कर रही है, उसमें y की वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो रही हैं, y = g2x है। अगर रीजन इस तरह का है तो हम ऐसे रीजन का डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट करने के लिए पहले वेरिएबल वैल्यूज़ वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। पहले हम इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, y की लोअर लिमिट g1x, y की अपर लिमिट g2x। बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे और x की मिनिमम वैल्यू a लोअर लिमिट और x की मैक्सिमम वैल्यू b इसकी अपर लिमिट होगी। ऐसी सूरत में हम पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। और अगर इस तरह का रीजन है कि x की वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल हैं, x की वैल्यू राइट साइड पे वेरिएबल हैं, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट्स हैं, तो फिर हम पहले x और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे रीजन भी आपको मिल सकते हैं जिनमें आप x और y दोनों के रिस्पेक्ट से किसी भी तरतीब में इंटीग्रेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास ये रीजन है, इस रीजन की लोअर साइड पे y की वैल्यू कांस्टेंट है, अपर साइड पे y की वैल्यू वेरिएबल है, x की लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। इस तरह के इंटीग्रल्स को हम दोनों तरह से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं।
अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहें तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे हमने पहले कहा था स्केच करेंगे। लेफ्ट साइड पे वेरिएबल वैल्यू, राइट साइड पे ये वाली कर्व, इसको नीचे मूव करेंगे, लोएस्ट वैल्यू y की ये, y की हाईएस्ट वैल्यू ये। अगर हम इसको पहले x और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहें, और अगर हम इसको पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहें तो लिमिट्स कैसे वैल्यूएट करते हैं पहले वो सीखते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई स्केच मौजूद हो, आप देख सकते हैं कि इसमें y की लोअर साइड पे वेरिएबल वैल्यू है, अपर साइड पे वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, जबकि x की कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। हम इसको पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि एक वर्टिकल लाइन L स्केच करें। क्या करें? एक वर्टिकल लाइन L स्केच करें। इस तरह से L स्केच करनी है कि वो इस रीजन को क्रॉस कर रही हो। यहाँ पर नहीं स्केच कर रहा, यहाँ नहीं स्केच कर रहा, ऐसी जगह पर स्केच कर रहा हूँ जहाँ पर ये इसको क्रॉस कर रही है। फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x के लिए यहाँ पर x की फिक्स वैल्यू कोई है, x की वैल्यू इस लाइन के लिए हमेशा फिक्स है। ये वर्टिकल लाइन है, ये इस रीजन को क्रॉस कर रही है, ये इस रीजन की दो बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है। L क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ R ट्वाइस, दो दफ़ा क्रॉस कर रही है। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है और हम पहले इसकी इंटीग्रेशन करने लगे हैं किसके रिस्पेक्ट से? y के रिस्पेक्ट से। f ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, हम y की लोअर लिमिट मालूम करना चाह रहे हैं। हमने ये वर्टिकल लाइन स्केच की है, ये वर्टिकल लाइन इस रीजन की दो बाउंड्रीज को इंटरसेक्ट कर रही है। लोएस्ट वैल्यू y की जिसके लिए ये लाइन इसकी बाउंड्री को इंटरसेक्ट कर रही है वो ये पॉइंट है। ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट जिस कर्व पर लाई कर रहा है वही कर्व y इक्वल टू g1x में से g1x जो है वो हमारे पास इसकी लोअर लिमिट होगी। इफ लोअर मोस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L with the region R is on the curve y is equal to g1x, then g1x जो है वो इसकी लोअर लिमिट है। अब इसी लाइन को देखें, y की किस हाईएस्ट वैल्यू के लिए ये इस रीजन को कट कर रहा है? y की हाईएस्ट वैल्यू इस पे ये रीजन को कट कर रहा है। ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो पॉइंट इस कर्व पर मौजूद है, जिस कर्व की इक्वेशन y is equal to g2x है। अगर अपर मोस्ट या कह लें हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L विद द रीजन R इज ऑन द कर्व y is equal to g2x, तो g2x जो है वो इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। g2x y के रिस्पेक्ट से या कह लें इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट हो जाएगी। और अब हम बात करेंगे आउटर इंटीग्रल की, जो हमने बाद में इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है x के रिस्पेक्ट से। गेस करें क्या करेंगे? वहां पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करके उसे पहले नीचे फिर ऊपर मूव करवाया था। यहां हमने वर्टिकल लाइन स्केच की है। इस वर्टिकल लाइन को सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे लाइन L को लेफ्ट साइड पर, और देखेंगे कि x की किस स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए ये इस रीजन में है। ये लाइन x की वैल्यू a के लिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए लेफ्ट मोस्ट पे x की वैल्यू a के लिए इस रीजन में मौजूद है, यही x की वैल्यू a इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। If x is equal to a is the leftmost position where L intersects the region, ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है। जब हम इस लाइन को लेफ्ट पे मूव करवा रहे थे तो इसके मजीद लेफ्ट पे मूव करवाएंगे तो ये इस रीजन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है, x इज इक्वल टू a, यही इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। अब x की अपर लिमिट लेने के लिए इस लाइन को राइट पे मूव करवाएं, राइट पे मूव करवाते चले जाएं। ये वो पोजीशन है राइट साइड पर राइट मोस्ट कि ये लाइन हमारे पास इस रीजन में मौजूद है और ये x की वैल्यू b है। इससे मजीद थोड़ा आगे राइट पे मूव करवाएंगे तो रीजन से बाहर चली जाएगी। तो राइट मोस्ट वैल्यू जो है हमारे पास
एल को राइट पे मूव करवाने के बाद जो राइट मोस्ट पोजीशन है अगर वो x इज इक्वल टू बी है तो x इज इक्वल टू बी ही जो है इसकी अपर लिमिट आ गई। तो टेक b एज अपर लिमिट ऑफ द आउटर इंटीग्रल। तो ये मेथड है हमारे पास डबल इंटीग्रल की लिमिट्स लेने का। अगर हमारे पास जो रीजन बन रहा है उसकी लेफ्ट और राइट साइड कांस्टेंट है, लोअर और अपर साइड वेरिएबल हैं। अगर लोअर और अपर साइड में से एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो, तब भी यही तरीका अडॉप्ट करेंगे। दो में से, अपर और लोअर में से अगर कोई एक भी वेरिएबल है तो हम पहले y के रिस्पेक्ट से बाद में x के रिस्पेक्ट से करेंगे। और अगर लेफ्ट या राइट वाली बाउंडेड कर्व जो है वो अगर वेरिएबल है तो फिर हम पहले x के रिस्पेक्ट से और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। हमने देखा है कि डबल इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, पहले x और बाद में y के रिस्पेक्ट से, और किस तरह का रीजन हो तो हम पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं। कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम दोनों मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पहले x और बाद में y के रिस्पेक्ट से। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रेक्टेंगुलर रीजन है। लेकिन वेरिएबल रीजन्स में भी ऐसा होता है कि हम पहले x और बाद में y और पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरह की एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल हम एक ऐसी एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं जिसमें y के रिस्पेक्ट से वेरिएबल लिमिट्स हैं और x के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट लिमिट्स हैं। तो हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं एक ऐसी एग्जांपल में जिसमें हम पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। और एग्जांपल है हमारे पास कि हमने एवेल्यूएट करना है इस डबल इंटीग्रल को, और रीजन जो है वो एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। इन कर्व से रीजन एनक्लोज्ड हो रहा है। सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम ये कि हम उस रीजन को स्केच कर लें। तो हम रीजन को स्केच कर रहे हैं। ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाला पैराबोला है, ये मेरे पास y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन है, और ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा रीजन R है। इस रीजन R के लिए हमने इसको इंटीग्रेट करना है। और फिलहाल हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि पहले हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें और बाद में हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें। पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहते हैं। क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन स्केच करेंगे। ये वर्टिकल लाइन ऐसे स्केच करनी है कि इस रीजन को क्रॉस कर रही हो। ये इस रीजन की दो बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है, एक ये रेड कलर वाली बाउंड्री को और एक ब्लू कलर वाली बाउंड्री को। हम इसमें फ़िलहाल इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से करना चाह रहे हैं, और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने के लिए y की लोअर लिमिट देखना चाह रहे हैं। उसके लिए देखेंगे ये कि ये लाइन जो हमने वर्टिकल स्केच की है ये किस लोएस्ट पॉइंट पर इस रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो ये लोएस्ट पॉइंट है। और देखेंगे ये कि ये लोएस्ट पॉइंट किस कर्व पर मौजूद है। ये लोएस्ट पॉइंट जिस कर्व पर मौजूद है उसका y लेंगे, y इज इक्वल टू से g1x की शेप में वही y हमारे पास लोअर लिमिट आएगी, और उस कर्व का y यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये इसकी लोअर लिमिट आ गई। अब देखेंगे ये कि वर्टिकल लाइन किस हाईएस्ट पॉइंट पर इस रीजन को कट कर रही है, वो ये पॉइंट है। और देखेंगे ये कि ये पॉइंट जिस बाउंड्री पर मौजूद है उस बाउंड्री की इक्वेशन क्या है। उस बाउंड्री की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x है। अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू g2x हो तो g2x हमारे पास अपर लिमिट होगी। इस बाउंड्री की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x है, यही 2x हमारे पास इसकी अपर लिमिट आ गई। ये लिमिट्स आ गई किसके रिस्पेक्ट से? y के रिस्पेक्ट से। अब हम इसकी लिमिट्स देखेंगे x के रिस्पेक्ट से। x के रिस्पेक्ट से इसकी लिमिट देखने के लिए क्या करेंगे? इस लाइन को लेफ़्ट पे मूव करेंगे और देखेंगे कि किस लेफ़्ट मोस्ट पॉइंट पर ये इस रीजन को कट कर रही है। ये इस लेफ़्ट मोस्ट पॉइंट पर इस रीजन को कट करेगी। इस पॉइंट का x क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि 0 है, और यही हमारे पास इसकी
लोअर लिमिट है। अब इस लाइन को राइट पर मूव कराएंगे और देखेंगे कि राइट मोस्ट किस पॉइंट पर ये इस रीजन को कट कर रही है। जब इस लाइन को राइट पर मूव करवाएंगे तो ये इस राइट मोस्ट पोजीशन पर इस रीजन को कट कर रही है। इस लाइन का जो हमारे पास x आएगा वही बेसिकली हमारे पास x की अपर लिमिट होगी। ये x क्या है? बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है। ये कैसे मालूम किया जाए? उसके लिए इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया जाए। कैसे मालूम कर सकते हैं? दोनों के y को इक्वल रख लें, x² इज इक्वल टू 2x, 2x को इधर ले आएँ और x कॉमन ले लें, x कॉमन आकर x माइनस 2, यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू 2 आ गई। ये x की वैल्यू 0 है जहाँ पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये पॉइंट जहाँ पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इसका x हमारे पास 2 है, और ये राइट मोस्ट वो पोजीशन है जब ये वर्टिकल लाइन इस रीजन को कट कर रही है। यही राइट मोस्ट वाली x की वैल्यू हमारे पास x की अपर लिमिट्स है। लिमिट्स हमने लिख ली हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन आसान सी बात है, y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो x को कांस्टेंट समझेंगे, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो y को कांस्टेंट समझेंगे। तो x के रिस्पेक्ट से 0 से 2 लिमिट्स एज इट इज, और हम y के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन करने लगे हैं। y के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x + 2 जो है वो कांस्टेंट आएगा और 1 ऑफ dy का इंटीग्रल y आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स x² से 2x, और x के रिस्पेक्ट से अभी इंटीग्रेशन हमने करनी है। तो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले ये लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इंटीग्रल 0 से 2 अभी हमने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है और y के रिस्पेक्ट से कर चुके हैं। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4x + 2 एज इट इज, y की जगह 2x सब्स्टिट्यूट किया, 2x आ गया, माइनस y की जगह x² सब्स्टिट्यूट किया तो x² आ गया। अब हमने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई। 4x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8x² आ गया, 4x को -x² से किया तो -4x³ आ गया, 2 को 2x से किया तो 4x आ गया, 2 को -x² से किया तो -2x² आ गया। और x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है और उसकी लिमिट्स हमारे पास 0 से 2 आई हैं। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और माइनस का 4x³ सबसे पहले लिख लिया, प्लस 8x² और -2x² प्लस का 6x² बन गया, और प्लस का 4x और x के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कैसे की जाए इंटीग्रेशन? इसकी x4/4 आ जाएगी, 4 कैंसिल हो जाएगा, -x की 4 आ गया। इसकी x³/3 आ जाएगी, 3 × 2 = 6 और 2x³ आ जाएगा, और इसकी x²/2 आ जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, और लिमिट्स 0 से 2। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2⁴ 16 हो गया, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 का क्यूब 8, 8 × 2 = 16 हो गया, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 × 2 = 4 हो गया, और 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये सारा कुछ 0 हो गया। माइनस का 16 और प्लस का 16 कैंसिल हो गए, और हमारे पास 4² इंटीग्रल का आंसर आ गया। ये हमने इसको एवेल्यूएट किया है, पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से। क्या हम इसी को पहले x और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं? देखते हैं कि पहले हम इसको अगर x के रिस्पेक्ट से और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहें तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी और क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसी इंटीग्रल को अगर हम पहले x
और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहें तो क्या इसकी लिमिट्स होंगी देखते हैं। उसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करेंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच की। हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट किस पॉइंट पर इसकी बाउंड्री को कट कर रही है। ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस बाउंड्री की इक्वेशन y = 2x है। अगर हम x की लिमिट्स निकालना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड पर x = h1y शेप की इक्वेशन होनी चाहिए। उसके लिए 2 को उधर ले जाएं तो x = y/2। x के रिस्पेक्ट से इसकी लोअर लिमिट y/2 हो गई। ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच की है जो रीजन को कट कर रही है, ये इस रीजन को राइट मोस्ट किस पॉइंट पर कट कर रही है, वो ये है, वो इस बाउंड्री पर है। इस बाउंड्री की इक्वेशन y = x² है। इससे भी x मालूम करें। इससे x मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो x = +-y का स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस का लिख रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये राइट साइड पर x की वैल्यूज़ प्लस की हैं। ये जो x की वैल्यू आई है ये इस x की अपर लिमिट हो गई। अब हम मालूम करेंगे इसकी लिमिट्स y के रिस्पेक्ट से। y के रिस्पेक्ट से लिमिट मालूम करने के लिए हम इस लाइन को निचली साइड पर मूव करवाएंगे। निचली साइड पर ये लोएस्ट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो ये है, और इस लोएस्ट के लिए y की वैल्यू 0 है, तो y की लोअर लिमिट 0 आ गई। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर वाली साइड पर मूव करवाएंगे। जिस हाईएस्ट पॉइंट पर ये इस रीजन को कट कर रही है वो ये y है। इस y की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी हम थोड़ी देर पहले हल कर चुके हैं। अगर मैं इस पॉइंट को a कहूँ तो इस a के लिए हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की थी 2 है। हमें y चाहिए। y = 2x वाली कर्व पे ये पॉइंट मौजूद है। x को 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो y 2 2 = 4 आ रहा है, यानी अपर मोस्ट जिस पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस रीजन को कट कर रही है उसमें y की वैल्यू 4 है और वही इसकी अपर लिमिट है। इस डबल इंटीग्रल को हम इस आर्डर में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक ही इंटीग्रल है, उसको हमने पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया था, लिमिट्स मालूम की थी। अब हमने इसको पहले x और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, उसकी लिमिट्स लिखती हैं, इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक रीजन की x और y के रिस्पेक्ट से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और y और x के रिस्पेक्ट से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ एक आर्डर में कर सकते हैं। एक आर्डर में उसको इंटीग्रेट करना या उसकी लिमिट्स मालूम करना पॉसिबल नहीं होता। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक आर्डर से इंटीग्रेशन आसान होती है और दूसरे आर्डर से इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने पहली एग्जांपल आज की थी तो हमारे पास जो रीजन था वो कुछ इस तरह का था। इस रीजन के लिए अगर मैं आर्डर रखना चाहूँ इंटीग्रेशन करते हुए पहले y और बाद में x के रिस्पेक्ट से, तो मुझे इसके लिए ड्रा करनी है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इस रीजन को लोएस्ट पॉइंट पे कट करती है, ये कर्व है। लेकिन लोएस्ट पॉइंट पे जो लोअर साइड पे बाउंड्री है, जब मैं इस लाइन को मूव करवाऊंगा तो वो कर्व एक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक कर्व है, एक फंक्शन की इक्वेशन की शेप में लिखा जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी कर्व है। इस कर्व के लिए इक्वेशन y = x+1 है और इस कर्व के लिए इक्वेशन y = -x+1 है। अब मेरे पास लोअर लिमिट जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। इंटीग्रेशन अब भी हो जाएगी लेकिन मुश्किल काम हो जाएगा। तो बाद का एक आर्डर में इंटीग्रेशन आसान होती है, बाद का दूसरे आर्डर में इंटीग्रेशन आसान होती है। बाद का एक आर्डर से इंटीग्रेट करना मुमकिन होता है, दूसरे से मुमकिन ही नहीं होता। ये सारे एग्जांपल्स आप MCQs में देखेंगे, आपको MCQs मिलेंगे, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक
आखिरी नोट आज के लेक्चर में, और वो क्या कि डबल इंटीग्रल की मदद से आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डबल इंटीग्रल की मदद से आप एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपने डबल इंटीग्रल मालूम किया ओवर रीजन आर, और अगर आपने डबल इंटीग्रल के अंदर कोई फंक्शन नहीं लिखा, सिंपली डी ए को इंटीग्रेट कर लिया, तो ऐसा करने से आपको रीजन आर का एरिया मिल जाएगा। अगर आपने रीजन आर का एरिया कैलकुलेट करना है तो डबल इंटीग्रल वैल्यूएट कर लें, यहाँ पर कोई भी फंक्शन ना लिखें। इस डबल इंटीग्रल के आंसर से आपको इस रीजन आर का एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन आप किस ऑर्डर में करें वो आपकी अपनी चॉइस है, चाहे x की पहले और बाद में y की, और चाहे y की पहले और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करें, या आप कर्व को देखते हुए, रीजन को देखते हुए कि किस ऑर्डर में आसान है उस हिसाब से इंटीग्रेशन कर लें, लेकिन एरिया ज़रूर मिल जाया करता है। दो एप्लीकेशन हमने सीखी हैं डबल इंटीग्रल की, एक वॉल्यूम कैलकुलेट करना और दूसरी आज सीखी है एरिया कैलकुलेट करना। डबल इंटीग्रल में सारी थ्योरी यही थी जो मैंने आपको सिखा दी है, रिवाइज करवा दी है। इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे कुछ तो मैंने करवा दिए हैं, कुछ आप एमसीक्यूज़ में खुद सॉल्व करेंगे। इन एमसीक्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे और फिर अगर आपसे नहीं सॉल्व होंगे तो हम उन्हें क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।